नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को ईद उल अजहा की ढेरों मुबारकबाद देता हूं। दोस्तों, ये सारे त्योहार इंसानों को खुशियां मनाने का मौका तो देते ही हैं और साथ ही अपनी गलतियों को सुधारने और सही राह पर आगे बढ़ने की सीख भी देते हैं। लेकिन मौजूदा हालात ऐसे बन गए हैं कि कोई इंसान अपनी राय जाहिर करे, अगर किसी गड़बड़ी पर सवाल उठाए तो फिर उन सवालों या उन गड़बड़ियों को किनारे कर इंसान को ही घेर लिया जाता है। ये बात यहां इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी के साथ ठीक ऐसा ही करने की कोशिश एक बार फिर बीजेपी और उसके सारे सहयोगी कर रहे हैं। इन सहयोगियों में कायदे से इलेक्शन कमीशन का नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी का तो आरोप यही है कि इलेक्शन कमीशन को यानी चुनाव आयोग को भी बीजेपी अपने साथ मिलाकर गड़बड़ी कर रही है और चुनाव आयोग ठीक उसी तरह राहुल गांधी को जवाब दे रहा है जैसा बीजेपी दे रही है। दरअसल राहुल गांधी ने आज फिर महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी पर एक लेख लिखा और दावा किया कि महाराष्ट्र चुनाव में धांधली हुई थी और उसी धांधली की वजह से बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र विधानसभा की 288 में से 235 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। पिछले साल 2024 आखिर में जो चुनाव हुआ था महाराष्ट्र में, उस चुनाव की बात कर रहा हूं, विधानसभा चुनाव। इनमें बीजेपी ने अकेले 149 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी और 132 सीटें जीती और स्ट्राइक रेट 89% का था, जो महाराष्ट्र में अब तक का बीजेपी का बेहतरीन प्रदर्शन था। लेकिन क्या वाकई 5 महीने में जनता का मन बदल गया और उसने जिस बीजेपी को लोकसभा चुनाव में पस्त कर दिया था उसे विधानसभा चुनाव में सिकंदर बना दिया, या फिर इसमें गड़बड़ी हुई है? राहुल गांधी ने यही सवाल उठाते हुए लेख लिखा और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि चुनाव की चोरी का पूरा खेल 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। अपने आर्टिकल में मैंने विस्तार से बताया है कि कैसे यह साजिश स्टेप बाय स्टेप रची गई। स्टेप 1 यहां पर है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल पर कब्जा। स्टेप 2, वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता जोड़े गए। स्टेप 3, मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ाकर दिखाए। स्टेप 4, जहां बीजेपी को जिताना था वहां टारगेट करके फर्जी वोटिंग कराई गई। और स्टेप 5, सबूतों को छुपा दिया गया। यह समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि महाराष्ट्र में भाजपा इतनी बौखलाई हुई क्यों थी, लेकिन चुनाव में धांधली भी मैच फिक्सिंग जैसी होती है। जो पक्ष धोखाधड़ी करता है वो भले ही जीत जाए, लेकिन इससे लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होती हैं और जनता का नतीजों से भरोसा उठ जाता है। हर जिम्मेदार नागरिक को सबूतों को खुद देखना चाहिए, सच्चाई समझनी चाहिए और जवाब मांगने चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की ये मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी और फिर वहां भी जहां जहां बीजेपी हार रही होगी, मैच फिक्स किए गए चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है। ये बात कह रहे हैं राहुल गांधी। चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है। मैच फिक्स किए गए चुनाव जो हैं वो लोकतंत्र के लिए जहर है। ये बात यहां राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी के इस लेख के आते ही वैसा ही बवाल मच गया जैसे नरेंद्र सरेंडर वाले बयान पर मचा हुआ है। उससे तो बीजेपी अभी निपट नहीं पाई है कि यह नई चोट राहुल गांधी ने दे दी, और वो भी ऐसे वक्त जब महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी बेफिक्र हो गई थी कि अब विपक्ष उस पर सवाल नहीं उठाएगा क्योंकि उसका ध्यान अब बिहार पर रहेगा। लेकिन राहुल की रणनीति अब बीजेपी के पल्ले नहीं पड़ी है। राहुल गांधी बहरहाल इस लेख पर मोदी और शाह की प्रतिक्रिया, राहुल गांधी की इस लेख पर अभी मोदी और शाह की प्रतिक्रिया आना बाकी है वैसे, लेकिन जेपी नड्डा से लेकर देवेंद्र फडणवीस और अमित मालवीय से लेकर चिराग पासवान तक सब अपनी अपनी तरह से इस मसले पर जवाब दे रहे हैं। जेपी नड्डा ने एक्स पर लिखा है इसी मसले पर कि राहुल गांधी का नया आर्टिकल फर्जी नैरेटिव फैलाने का सबसे बड़ा ब्लूप्रिंट है। ये उनकी बौखलाहट है जो लगातार चुनाव हारने की वजह से दिख रही है। सबसे पहले कांग्रेस राहुल गांधी की हरकतों की वजह से चुनाव में हारती है, फिर आत्ममंथन करने के बजाय वे फर्जी नैरेटिव बनाने में लग जाते हैं, धांधली का रोना रोते हैं, फिर सभी तथ्यों को भी वे नजरअंदाज करते हैं, हर संस्थान को कोसते हैं, कोई सबूत भी नहीं दिखाते, कई बार एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन अभी भी झूठ बोल रहे हैं। अब ये सब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बिहार चुनाव में भी हार निश्चित है।
लोकतंत्र को ड्रामा नहीं चाहिए, सच्चाई चाहिए। ये बात यहां जेपी नड्डा जो भाजपा के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने बिहार में अपनी हार स्वीकार कर ली है। जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को नहीं समझेंगे, खुद को अपनी पार्टी को झूठा आश्वासन नहीं देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी नहीं जीत सकती है। आइए जरा सुन लीजिए देवेंद्र फडणवीस यहां अपनी बात रखते हुए मीडिया के सामने क्या कह रहे हैं, सुनिए। उसमें वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग फिक्सिंग करता है और बिहार के चुनाव को लेकर डर भी उन्होंने। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक वो नहीं समझेंगे और जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। उनको जागना ही पड़ेगा, यथार्थ समझना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसी बेसिर पैर बातें वो हमेशा करते रहेंगे, हमेशा झूठ बोलते रहेंगे, हमेशा मतदाताओं का अपमान करते रहेंगे। ये राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मतदाताओं का जो अपमान किया है, इसके लिए मैं उनका निषेध करता हूँ। तो सुन रहे थे आप, राहुल गांधी ने मतदाताओं का अपमान किया है, मैं उसका निषेध करता हूं, ये कह रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। इसी तरह बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर राहुल गांधी के पोस्ट पर जवाब देते हुए कहा है कि यह सीधे जॉर्ज सोरोस की किताब से लिया गया है। व्यवस्थित रूप से लोगों का विश्वास उनकी अपनी संस्थाओं से खत्म करना, ताकि राजनीतिक लाभ के लिए उन्हें अंदर से तोड़ा जा सके। उनका उद्देश्य है कि लोगों का भरोसा संस्थाओं से उठ जाए ताकि उन्हें आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। यह एक तरह की चाल है जो राजनीतिक फायदे के लिए की जाती है। यह बात कह रहे हैं यहां अमित मालवीय। इसी तरह सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, पृथ्वीराज चौहान, एकनाथ शिंदे, सारे नेताओं ने इस समय राहुल गांधी के खिलाफ आवाज बुलंद की है। यानी ये सारे नेता राहुल गांधी को घेर रहे हैं। वैसे कायदे से तो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे, तो इसमें बीजेपी का बचाव के लिए उतरने का कोई मतलब नहीं था, मगर तिनका कहीं नजर आ रहा था तो बीजेपी उलझन में थी। खैर, अब राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग या केंद्रीय चुनाव आयोग ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है वो आपके सामने रखता हूं। केंद्रीय चुनाव आयोग का बयान है कि महाराष्ट्र की मतदाता सूची के खिलाफ लगाए गए निराधार आरोप कानून के शासन का अपमान है। चुनाव आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस को दिए गए अपने जवाब में ये सभी तथ्य सामने रखे थे जो ईसीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि बार बार ऐसे मुद्दे उठाते समय इन सभी तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति द्वारा फैलाई गई कोई भी गलत सूचना न केवल कानून के प्रति अनादर का प्रतीक है, बल्कि इससे उनके राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों की भी बदनामी होती है और लाखों चुनाव कर्मचारियों का मनोबल भी गिरता है जो चुनावों के दौरान अथक और पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। मतदाताओं द्वारा किसी भी प्रतिकूल फैसले के बाद यह कहकर चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश करना पूरी तरह से बेतुका है। महाराष्ट्र सहित भारत के मतदाता सूचियों, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के अनुसार तैयार की जाती है। कानून के अनुसार या तो चुनावों से ठीक पहले और या हर साल एक बार मतदाता सूचियों को संशोधन किया जाता है और मतदाता सूचियों की अंतिम प्रति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी सहित सभी राष्ट्रीय या राज्य राजनीतिक दलों को सौंप दी जाती है। ईसीआई के बयान में आगे कहा गया है कि महाराष्ट्र चुनाव के दौरान इन मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने के लिए 9,77,90,752 मतदाताओं के मुकाबले प्रथम अपीलीय प्राधिकारी यानी डीएम के समक्ष केवल 89 अपीलें दायर की गईं और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी यानी सीईओ के समक्ष केवल एक अपील दायर की गई। इसीलिए यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव आयोजित होने से पहले कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दल की वोटर लिस्ट को लेकर कोई शिकायत नहीं थी।
तो चुनाव आयोग के इस लंबे चौड़े जवाब में राहुल गांधी पर तो इल्जाम हैं, लेकिन यह आश्वासन नजर नहीं आता है कि जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं उनका समाधान चुनाव आयोग ने किया है या नहीं किया है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उन मुद्दों का, उन सवालों का यहां जवाब नहीं है। वैसे राहुल गांधी ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी भी मतदाता सूची में गड़बड़ी का मुद्दा उठा चुकी हैं। और आप समझिए कि इस बिहार चुनाव के बाद, जो इसी साल के आखिर में बिहार में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव। और मतदाता सूची में गड़बड़ी का मुद्दा जो ममता बनर्जी ने उठाया है, उसका जिक्र करते हुए टीएमसी नेता कुणाल घोष ने तो कहा है कि हमने तो ऐसी गड़बड़ी बंगाल में पहले ही पकड़ ली, लेकिन महाराष्ट्र में इन लोगों ने समय रहते सावधानी नहीं दिखाई। आइए जरा कुणाल घोष को सुन लेते हैं। कुणाल घोष क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आज ट्वीट किया है, उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कहा है कि जिस तरह से बीजेपी को मोनेटाइज किया जाता है, मैनेज करते हैं चुनाव आयोग, तो कैसे देखते हैं और क्या? देखिए, ये जो महाराष्ट्र दिल्ली का मैटर था, उसके ऊपर हमारा लीडर ममता बनर्जी, हमारा पार्टी क्लियर करके बताया था। देखिए, ये जो वोटर लिस्ट है, इसमें बहुत सारा इरेगुलरिटीज है, तो ये बंगाल में ये तो पकड़ लिया ममता जी। अब देखिए, दूसरे स्टेट्स का वोटर्स वहां का वोटर लिस्ट से बंगाल का वोटर लिस्ट में डाल दिया गया। तो महाराष्ट्र में जब हुआ था इलेक्शन के टाइम में, जो ऑपोजिशन था उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था ये पकड़ने को, लेकिन तब वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। दिल्ली में ऐसा हुआ, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इसको आइडेंटिफाई किया, हम लोग प्रोटेस्ट किया, हम लोग इलेक्शन, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को इसके बारे में बताया। ये उसका एक प्लॉट था, ये हम लोग के तरफ से ये एलिगेशन बहुत पहले से, देश का पहला ममता जी ही इसके ऊपर प्रोटेस्ट, पब्लिकली प्रोटेस्ट किया। और ऐसा कोई प्लॉट चल रहा है दूसरे स्टेट का वोटर लिस्ट से इसमें डाल देना, ये लोग पहले तो हम लोग ही बताया था। मतलब 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, कैसे आप लोग देखते हैं और कैसे, यदि इस तरह की गड़बड़ियां होगी तो फिर कैसे आप लोग स्टेप लेंगे? देखिए, हम लोग आइडेंटिफाई किया, ममता बनर्जी आइडेंटिफाई किया, ममता बनर्जी और हमारा ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी, हम लोग वोटर लिस्ट के ऊपर पूरा पार्टी स्क्रूटिनी करने उतर गया, पूरा पार्टी। तो कुल मिलाकर नरेंद्र सरेंडर के बाद अब चुनाव की फिक्सिंग बीजेपी के लिए नई परेशानी लेकर आ गई है। मोदी सरकार पूरे देश में 11 साल का जश्न मनाती फिरे, लेकिन यह शासन किस कीमत पर किया जा रहा है, इसका जवाब तो नरेंद्र मोदी की सरकार को देना ही होगा। इस बीच राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के जवाब, जो अभी चुनाव आयोग का जवाब आपके सामने मैं रख रहा था, उस जवाब पर राहुल गांधी ने फिर सवाल दाग दिया है और एक बड़ा सा लंबा चौड़ा उन्होंने फिर से ट्वीट किया। यह ट्वीट इंग्लिश में है और डियर ईसी, यहां पर प्रिय चुनाव आयोग लिखते हुए लिख रहे हैं, उसका हिंदी मैं आपके सामने रख रहा हूं कि आप एक संवैधानिक संस्था हैं, मध्यस्थों के बिना हस्ताक्षर के टाल मटोल करने वाले नोट जारी करना गंभीर सवालों का जवाब देने का तरीका नहीं है। अगर आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो मेरे लेख में दिए गए सवालों के जवाब दें और इसे साबित करें। उसके बाद पॉइंट वाइज ये पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों के लोकसभा और विधानसभा के सबसे हालिया चुनावों के लिए समेकित डिजिटल मशीन पठनीय मतदाता सूची प्रकाशित करें। पहली बात, मतदाता सूची कुल मिलाकर डिजिटल मतदाता सूची को प्रकाशित करें और महाराष्ट्र के मतदान केंद्रों से शाम 5 बजे के बाद की सभी सीसीटीवी फुटेज आप जारी कीजिए। यह सवाल भी यहां कह रहे हैं, टाल मटोल करने से आपकी विश्वसनीयता सुरक्षित नहीं रहेगी, सच बोलने से आपकी विश्वसनीयता सुरक्षित रहेगी। यह साफ साफ यहां बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, टाल मटोल मत कीजिए, आपकी विश्वसनीयता उससे सुरक्षित नहीं रहेगी, बल्कि सच बोलने से आप विश्वसनीय बनेंगे। इसलिए आप सच बोलिए, यहां झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए। 5 बजे तक के जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं वो दे दीजिए। तो एक यहां साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी एक नई लड़ाई की तरफ बढ़ते हुए, और ये एक ऐसे समय में जब यहां नरेंद्र सरेंडर की बात चल रही थी और इन सब के बीच चुनाव आयोग की जो तथाकथित धांधलियां हैं
जो राहुल गांधी यहां रख रहे हैं उस पर आर पार की लड़ाई में यहां राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। इन्हीं सब मसलों पे बात करेंगे। चुनावों के अभी चुनाव, बिहार चुनाव के पहले जो बवाल मचा हुआ इस पे बात करेंगे और सवालों का जवाब जब देने की कोशिश जिसको चुनाव आयोग को देना चाहिए, लेकिन बीजेपी क्यों परेशान हो जाती है, इन सवालों का जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और बहुत कुछ यहां, आज शनिवार का दिन है, बकरीद है, बहुत सारे साथी त्यौहार की खुशियों में होंगे, लेकिन उन सब के बीच कुछ ऐसे मसले जिन पर चर्चा बहुत ज़रूरी है, करना ज़रूरी है। ज़रा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को और फिर आगे बढ़ें और इसमें उन तमाम मसलों को लेकर आएं जिसकी ज़रूरत है, जिसकी दरकार है कि यहाँ हम चर्चा करें। राहुल गांधी का एक आलेख क्यों आज इतना सुर्खियों में है? हमारे साथ राहुल देव जी हैं। आपका स्वागत करता हूँ राहुल देव जी इस कार्यक्रम में। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं और हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी हैं। आप तीनों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। जरा जल्दी से पहले प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूँ, जरा समझूं आपसे। चुनाव की बात जब भी हम लोग भी अपने जब कई कार्यक्रम करते हैं और ख़ासकर जो 4 चुनाव हुए लोकसभा चुनाव के बाद, प्रोफेसर साहब आपको याद होगा कि कई बार लोग लिखते हैं, कमेंट करते हैं, फ़ोन करते हैं और कहते हैं, इतनी निराशा हताशा है, कहते हैं कि चुनाव आयोग जब तक पारदर्शी तरीके से चुनाव नहीं करवाएगा तब तक हमको न आपकी रिपोर्टिंग पे भरोसा होगा और न ही इस देश की चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा होगा, क्योंकि हम लोग रिपोर्टिंग करके आते हैं कुछ और। चुनाव के दौरान आपने भी देखा होगा, महाराष्ट्र में हम गए, उसी धारावी और बाकी जगहों पे पूरा महाराष्ट्र घूम रहे थे, कुछ और, हरियाणा में कुछ और, रिजल्ट कुछ और आता है। तो फिर निराशा होगी, होती है निराशा, और दर्शकों को तो होगी ही। क्या कहेंगे अब जब राहुल गांधी का ये आलेख इस वक्त आया है और जिस पर चुनाव आयोग और उसके बाद राहुल गांधी का अभी ये ट्वीट अभी राहुल गांधी ने किया है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए राजीव जी, जिस समय देश आजाद हुआ उसके बाद कई चुनाव इस देश में हुए, लेकिन चुनाव आयोग को लेकर के इतनी आशंका कभी नहीं हुई। इस देश ने टीएन शेषन जैसे चुनाव आयुक्त को देखा और लोगों ने इस बात को महसूस किया कि लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाता है। अगर संवैधानिक संस्थाएं मजबूत हैं और स्वतंत्र हैं तो सरकारें आए जाएं बदले कुछ भी हो, लेकिन लोकतंत्र टिकाऊ और मजबूत रहता है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो बड़े परिवर्तन हुए कि सत्ता ने उन तमाम संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया। आज हालात ये हैं कि जो लोकतंत्र की नब्ज है, जिसके जरिए लोकतंत्र को नापा जाता है, वो चुनाव प्रणाली ही इस समय शंकाओं से घिरी हुई। मतदाताओं का जो अपना अधिकार है, और मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में भारत एक अनूठा देश था कि आजादी के तत्काल बाद इस देश में उन तमाम लोगों को, चाहे वो शिक्षित हो, अशिक्षित हो, गरीब हो, वंचित हो, किसान हो, दलित हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, अल्पसंख्यक हो, सबको समान रूप से वोटिंग राइट मिला और राजनीतिक रूप से समता स्थापित हुई। लेकिन आज जब देश का लोकतंत्र 75 साल के आगे खड़ा है, जहां से उसे और ज्यादा मजबूत होने चाहिए, अब टेक्नोलॉजी है, अब आपके पास संसाधन है। वो पहला चुनाव नहीं है जिसको 6 महीने करीब लगे थे और कैसे मतपेटियां पैदल पैदल लेके जा रहे थे चुनाव अधिकारी। वो अगर पहले चुनाव के बारे में दर्शक थोड़ा बहुत पढ़े तो बड़ा अच्छा लगेगा, उनको जानेंगे। सुकुमार सेन उस समय पहले चुनाव आयुक्त बने थे, नेहरू जी का टाइम था। वहां से लेकर के यहां तक की जो यात्रा है वो भारत के लोकतंत्र की बेहद बेहद खूबसूरत यात्रा है। लेकिन जिस तरीके से अब चीजें चल रही हैं और राहुल गांधी ने बारी बारी से एक एक करके एक्सपोज किया है, अगर आपकी अनुमति हो तो राहुल गांधी के उन आरोपों को मैं बहुत
संक्षेप में सामने रख दे रहा हूं। जी प्लीज। राहुल गांधी सीधे तौर पर आरोप लगाते हैं कि चुनाव में धांधली हुई महाराष्ट्र में, और पहला ही उनका जो आरोप है कि धांधली शुरू कहां से हो रही, साफ चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से। जो खिलाड़ी है वही अंपायर तय कर रहा है। जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सीजेआई हुआ करता था, उसे हटा करके एक सीनियर मोस्ट कैबिनेट मंत्री माने गृह मंत्री को शामिल कर दिया। अब 3 लोग चुनाव आयुक्त को नियुक्त कर रहे हैं। ऑब्वियस है, एक प्रधानमंत्री, दूसरा गृह मंत्री, तीसरा लीडर ऑफ अपोजिशन, तो 2-1 से जिसको चाहे उसको मोदी जी चुने। तो पहली धांधली तो वही हो रही। दूसरी धांधली है फर्जी मतदाताओं की। ये कैसे बढ़ रहे हैं? और राजीव जी, आपको याद होगा कि हम लोग लगातार इस पर बात कर रहे थे पिछले चुनावों में कि क्या खेल हो रहा है। राहुल गांधी ने जो आंकड़े दिए हैं महाराष्ट्र को लेकर के कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जो रजिस्टर्ड मतदाता थे वो 8.98 करोड़ थे। 5 साल के बाद लोकसभा चुनाव में इनकी संख्या 31 लाख बढ़कर के 9.29 करोड़ हो गई। 5 साल में कितने मतदाता बढ़े? 31 लाख। लेकिन ठीक 5 महीने के बाद जो विधानसभा चुनाव होता है उसमें 41 लाख मतदाता बढ़ जाते हैं। ये करिश्मा कैसे हो रहा है साहब? 5 साल में केवल 31 लाख और 5 महीने में 41 लाख, टोटल हो जाते हैं 9.70 करोड़। ये तब है जब महाराष्ट्र के वयस्कों की आबादी, कुल आबादी 9.54 करोड़ है। माने वयस्क लोग महाराष्ट्र में कम है, मतदाता ज्यादा है। ये धांधली। तीसरी धांधली उन्होंने कहा है कि शाम 5 बजे के बाद जो मतदाताओं की संख्या, जो लाइन लगी रहती है, वो करीब करीब 7.83% बढ़ जाती। उन्होंने आंकड़ा दिया है कि शाम 5 बजे 58.22% वोटिंग हुई थी, और उसके बाद जब सुबह आंकड़ा आता है तो 66.05%। कुल मिलाकर के 76 लाख वोट डाले गए 5 बजे के बाद। साहब ये कैसे हो रहा है? और अगर इनको देख लें तो ये बहुत हास्यास्पद है। चौथा जो आरोप है राहुल गांधी का कि ये जो फर्जी वोटिंग हुई है वो कहां हुई, स्पेशली उन्होंने बताया कि 1 लाख बूथ में से 12,000 बूथों पर ये हुआ है, और जो 85 विधानसभा सीटें हैं, और ये वो 85 विधानसभा सीटें हैं जहां पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी का बेहद खराब प्रदर्शन था। और यहां पर खेल क्या हुआ है, यहां पे प्रत्येक बूथ पर, माने जो 12,000 बूथ हैं, यहां के प्रत्येक बूथ पर औसतन 600 लोगों ने वोट डाला शाम 5 बजे के बाद। और राहुल गांधी लिखते हैं कि अगर एक व्यक्ति ने, एक वोटर ने 1 मिनट भी लिया है वोट डालने में तो साहब 10 घंटे लगेंगे। तो इसका मतलब है कि सुबह 3 बजे तक चल रही थी वोटिंग क्या? ये सीधे धांधली दिखती है। तो अब आप बताइए, और ये जो 85 सीटें थी उनमें अधिकांश बीजेपी के खाते में गई हैं, एनडीए के खाते में गई हैं। और आपने वो बताया था कि स्ट्राइक रेट 89% का है, जबकि लोकसभा में 32% का स्ट्राइक रेट था। और फिर एक केस स्टडी उन्होंने कामेठी विधानसभा की दी है, वो भी इस लेख में है। इस लेख को एक दस्तावेज की तरह पढ़ा जाना चाहिए, और आने वाले भविष्य में चुनाव आयोग को जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक्सपोज किया है, ये एक खुद में एक केस स्टडी होगा राहुल गांधी का ये आलेख। अगर राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं, मैं मान लेता हूं कि सिर्फ आरोप है, चुनाव आयोग इन 4-5 धांधलियों पर टू द पॉइंट क्यों जवाब नहीं दे रहा है? बीजेपी क्यों जवाब दे रही है? बीजेपी और चुनाव आयोग एक भाषा क्यों बोल रहे हैं? और राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि अब महाराष्ट्र के बाद ये बिहार में होगा। तो आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता या विपक्ष के कार्यकर्ता वो नहीं देख पा रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप आंखों में मिर्ची झोंकेंगे? क्या करेंगे? बंगाल में ममता बनर्जी मुस्तैद है, उन्होंने ये कर लिया, तो वहां तो आप धांधली नहीं कर पाए। लेकिन जहां पे अगर कार्यकर्ता नहीं करेंगे तो क्या आप ऐसा ही करेंगे?
ये इतने गंभीर आरोप हैं राजीव जी, जो भारत के लोकतंत्र पर चुनाव आयोग और सरकार की छाया को सीधे स्पष्ट तौर पर गणक की तरह दिखाते हैं। अगर चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं रहता है तो क्या लोकतंत्र बचेगा? राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत गंभीर आरोपों पर चुनाव आयोग को बहुत गंभीरता पूर्वक जवाब देना चाहिए। ये लोगों के अधिकार का सवाल है, मूलभूत अधिकार, उनका मौलिक अधिकार, वोटिंग राइट का, जो आधुनिक काल के पहले दुनिया में कहीं नहीं था। ये वो वोटिंग राइट है जिसके जरिए नागरिक संप्रभु बनता है और नागरिक ही अपनी सरकार को बनाना बिगाड़ना ये उसका काम होता है। और सरकार किसी की भी हो, सरकार उत्तरदायी होती है नागरिकों के प्रति और जवाबदेह होती है, और इसलिए जवाब भी देना चाहिए, चुनाव आयोग को भी गंभीरतापूर्वक जवाब देना चाहिए। जी बिल्कुल। राहुल देव जी के पास आना चाहता हूं, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं कि जो मसला है ये कितना गंभीर है, राहुल गांधी का आरोप यहाँ कितना गंभीर है। और राहुल गांधी अभी जो ट्वीट कर रहे हैं उसमें लिख रहे हैं कि बिना साइन किए हुए जो नोट आपने जारी किया है, चुनाव आयोग को लिखते हुए कह रहे हैं कि जो नोट आपने जारी किया है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ कम से कम एक सिग्नेचर वाला नोट तो जारी करना चाहिए था। हालांकि नियमों का हवाला दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, जो सूचना उनकी तरफ से आई है, और राहुल गांधी के आरोपों को खारिज किया गया है, और किस आधार पर खारिज किया गया है वो सब कुछ है, जिसका एक छोटा सा हिस्सा मैं ऑलरेडी रख चुका हूँ शुरुआत में। जरा आपसे समझना चाहता हूँ कि कितना गंभीर है ये आरोप, और दूसरी बात कि चुनाव से पहले, बिहार चुनाव से पहले क्या राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? से जवाब शुरू करता हूं जी राजीव कि ये बड़ा मुद्दा बिहार चुनाव में बनेगा या नहीं बनेगा, ये निर्भर करता है कि विपक्ष इसको कैसे उठाता है और मीडिया इसको कैसे सामने रखता है। क्योंकि लोगों तक मुद्दा बनने के लिए ज़रूरी है कि उसको प्रचार मिले, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। तब यह बात जो राहुल गांधी ने लिखा है और उन्होंने चीज़ें को सामने रख दिया है, ये बात कितनी लंबी दूर तक, कितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी उस पर निर्भर करता है कि ये मुद्दा बनता है कि नहीं बनता है। अकेले राहुल गांधी के लिख देने से वो मुद्दा सीमित रूप में ही बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कांग्रेस की अपनी ताकत कितनी रह गई है बाकी कई जगहों पर, विशेष तौर पर बिहार में। जहां तक इस मुद्दे की अपनी एक आत्यंतिक गंभीरता की बात है, तो ये तो लोकतंत्र की जो मर्म है, लोकतंत्र का जो हृदय है, लोकतंत्र की जो अंतरात्मा है, जो प्राण तत्व है, उससे सीधे जुड़ी हुई बात है। और लोकतंत्र का प्राण क्या है? निष्पक्ष चुनाव, किसी भी तरह के बाहरी प्रभाव से मुक्त होकर लोग वोट करें और बिना किसी तरह के बाहरी प्रभाव से उन वोटों की गिनती की जाए, और किसी भी खेल और उसके कोशिशों के बिना वो नतीजे निकाले जाए। तो ये सीधे सीधे लोकतंत्र की आत्मा से, उसके मर्म से जुड़ा हुआ सवाल है। इसलिए जो भी लोकतंत्र को पवित्र मानते हैं और लोकतंत्र में चुनावों की निष्पक्षता को पवित्रतम उसका हिस्सा मानते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। राहुल गांधी ने अब हमारे विकांत जी ने सारे आंकड़े दे दिए, उनको दोहराने से कोई लाभ नहीं है। मैंने भी आज वो पढ़ा, तो वो आंकड़े अपने आप में इतने स्पष्ट हैं और मुखर हैं कि उसमें किसी किंतु परंतु की गुंजाइश दिखती नहीं। 5 महीने में जब एक मोटी सी बात यही ले ले कि 5 साल में 31 लाख वोट जुड़े और 5 महीने में वहीं पर वो 41 लाख हो गए, तो ये गणित किसको समझ में आएगा? चुनाव आयोग ने ये कहा कि इससे पहले शायद कहा था कि ये युवाओं के, नए मतदाताओं के उत्साह का परिणाम है। अगर ऐसा है तो भाई ये नए मतदाता वयस्कों की संख्या से ज्यादा कैसे हो गए? तो या तो वयस्क मतदाताओं की जो गणना की गई है, जनगणना है, उसमें कुछ गड़बड़ है। वोटर कितने मतदाता हैं महाराष्ट्र में, ये भी आंकड़े चुनाव आयोग ही देता है।
और या फिर जो वोट पड़े हैं उसमें उनका जो आकलन किया गया है, जोड़ घटाने किया गया है, उसमें कुछ गड़बड़ है। तो सारे तथ्य इसमें जो आए हैं वो सारे आंकड़े हैं, उसमें कोई हवाई लफाजी नहीं है। इस लेख में आंकड़े हैं शुद्ध। 5 महीने पहले जो एक पार्टी का स्ट्राइक रेट 32% है, वो 5 महीने बाद 89% हो जाता है। कितनी बड़ी ये छलांग है, इसको कैसे समझाया जाएगा? तो मैं तो समझता हूं कि अब हमारी आपकी अपेक्षा तो ये होगी कि चुनाव आयोग इस पर राजनीतिक अपने लोगों की तरह से बात करना न कहे। जो उन्होंने एक स्पष्ट स्पेसिफिक सवाल पूछे हैं उनका स्पेसिफिक जवाब दे। उन्होंने एक कामठी नाम के एक चुनाव क्षेत्र को लेकर जो उन्होंने आंकड़े दिए हैं वो भी अपने आप में जवाब मांगते ही मांगते हैं। वो भी ये कौन समझा सकता है? ये बीजेपी नहीं समझा सकती, ये मुख्यमंत्री भी मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के नहीं समझा सकते, केवल चुनाव आयोग समझा सकता है। चुनाव आयोग को वो करना चाहिए और उसको एक विधिवत, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करे, सबसे अच्छा तो ये होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उसमें अगर राहुल गांधी ने इस गलत सवाल उठाए हैं, गलत आंकड़े दिए हैं, गलत तथ्य पेश किए हैं तो उनका पर्दाफाश करे। लेकिन एक एक सवाल का स्पेसिफिक आंकड़ों के साथ उत्तर मिलना जरूरी है। और अब रविकांत जी ने बताया विस्तार से, जैसे जब से हमारे यहाँ लोकतंत्र चुनाव शुरू हुए उसके बाद से चुनाव आयोग की भूमिका, चुनाव आयोग में आए हुए उतार चढ़ाव, उसकी विश्वसनीयता में आए हुए उतार चढ़ाव, इन सबको उन्होंने बताया है। मैं फिर उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन अब ये सिद्ध हो चुका है बार बार इतने चुनावों में कि अब चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और उसकी साख उतनी अटल और बिल्कुल असंदिग्ध नहीं रह गई है पिछले कई चुनावों से, राज्यों के स्तर पे भी और केंद्र के स्तर पे भी, कि उसके हर वाक्य को बिल्कुल अंतिम सत्य मानकर स्वीकार कर दिया जाए। सवाल उठेंगे, ये लोकतंत्र है। और एक तो बहुत ही इस सरकार की नीयत तो इसी बात से साफ हो जाती है कि अब तक इतने सालों से जो चल रही थी कि भाई जो 3 लोग मिलकर जो एक समिति तय करती है, चयन करती है चुनाव आयुक्तों का, उसमें से एक सबसे जो तटस्थ मैं कहूँगा और सबसे ज़्यादा विश्वसनीय एक व्यक्ति हुआ करता था, वो था सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। उसको हटाने की और उसकी जगह एक केंद्रीय मंत्री को लाने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब यह है कि सरकार को या तो उस पद पर विश्वास नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के भारत देश के मुख्य न्यायाधीश की तटस्थता पर, निष्पक्षता पर, समझ पर उसको विश्वास नहीं है, और सर्वोच्च न्यायपालिका का जो बिल्कुल शिखर है, अगर उस पर विश्वास नहीं है आपको, और उससे ज्यादा आपको एक पूरी तरह से राजनीतिक व्यक्ति पर, चाहे वो गृह मंत्री हो या वो कोई भी और बड़ा मंत्री हो, सबसे वरिष्ठ मंत्री हो, क्या वो ज्यादा विश्वसनीय है? क्या वो इन सर्वोच्च न्यायाधीश से ज्यादा समझदार है? क्या वो ज्यादा कानून समझता है? क्या वो प्रक्रिया का ज्यादा पालन करता है? ये तो इतना बड़ा सवाल है अपने आप में कि इसको बदलने की जरूरत क्या थी? इस सवाल को पूछते ही जवाब अपने आप मिल जाता है कि आप 3 में 2-1 के बहुमत से अपनी मर्जी के चुनाव आयुक्त चुनना चाहते। ऐसा नहीं कि इससे पहले जो सर्वोच्च न्यायाधीश हुआ करते थे, मुख्य न्यायाधीश, वो सारे बिल्कुल सच्चाई और तटस्थता के पुतले थे। हर प्रश्न बहुत सारे लोगों पर, बहुत सारे पदों पर, संस्थाओं पर लगे हैं, जो हर लोकतंत्र में होता है। लेकिन यह तो एकदम इतना खुला मामला है कि सरकार चाहती है कि हमारे ही लोग हैं, हमारे ही मर्जी का चुनाव आयुक्त चुने जाए। हमारे चुनाव आयुक्त जो चुने गए हैं वो किन प्रक्रियाओं के माध्यम से चुने गए हैं, किस तरह के लोग चुने गए हैं, इस पर भी इतनी बातें आ चुकी हैं कि इस पर तो पूरे मतलब ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। तो बिल्कुल सरकार तो ये एक बहुत, मैं समझता हूँ कि एक सदन में नेता प्रतिपक्ष ने अगर ये बात आंकड़ों के साथ देश के सामने रखी है तो उस पद का ही पूरा सम्मान करते हुए उसी सम्मानजनक तरीके से उस संबंधित संस्था द्वारा यानी चुनाव आयोग द्वारा इसका
ससम्मान और आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ जब स्पष्टीकरण आना चाहिए। उससे कम में कोई संतुष्ट नहीं हो सकता। और बेहतर ये होगा कि भाई जिन पार्टियों का, राजनीतिक पार्टियों का, पदों का, चुने हुए मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों का इससे सीधा सीधा उनका कोई संबंध नहीं है निर्वाचन आयोग से, तो वो चुप रहें, निर्वाचन आयोग को जवाब देने दें। वो उनकी ओर से वो जवाब क्यों दे रहे हैं? तो ये तो औचित्य की बातें हो गई। लेकिन अब आप और हम जानते हैं कि औचित्य आज की राजनीति में एक बहुत ही हास्यास्पद चीज बन गई है। उसकी अपेक्षा करना ही आपको हास्यास्पद बनाना है। लेकिन ये सवाल बहुत गंभीर है और मैं समझता हूँ कि कम से कम बिहार के जो विपक्षी नेता हैं और सभी पार्टियां हैं, उनको इस बात को गंभीरता से लेकर इसको अभी से उठाना चाहिए और इस पर जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आता हूं दोबारा आपके पास राहुल जी। ज़रा जल्दी से आना चाहता हूं, गर्ग साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण गर्ग साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सीधे आपके पास ही आना चाहता हूं, आपसे भी ज़रा समझना चाहता हूं, राहुल गांधी का ये लेख सुबह आया, उसके बाद से बीजेपी के बहुत सारे नेता और उसके अलावा महाराष्ट्र से और चुनाव आयोग का जो 2 पन्ने का जो स्पष्टीकरण आया है बिना साइन का, जिसको राहुल गांधी ने अभी कोट करके ट्वीट किया है और साफ साफ कि आप इधर उधर की बात मत कीजिए, आप बताइए और वो डाटा दीजिए 5 बजे के बाद का डाटा। और जो मांग रहे हैं लगातार, ऐसा कुछ भी नया नहीं कह रहे हैं, ये बातें पहले भी राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप याद कीजिए दिल्ली में, जिसमें सुप्रिया सुले भी थी और संजय राउत भी थे, ये इन तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी ये सवाल आए थे। अब यहाँ से आज आलेख लिखने का मतलब, मकसद जरा आपसे समझना चाहता हूँ। जरा हम लोग समझें कि राहुल गांधी ने आज इस आर्टिकल को अखबारों में क्यों छपवाया, एक बात। दूसरी बात, अब ये बात किस दिशा में जा सकती है? चुनाव से पहले आलेख आना, अगर 1-2 महीने पहले आना, आज आना, उसका क्या मायने है? और उसके अलावा चुनाव आयोग, जबकि अब नए चुनाव आयुक्त हैं और उनका नया पहला चुनाव होगा, बिहार का चुनाव, उससे पहले राजीव कुमार सारे चुनाव करवा के गए हैं, ज्ञानेश कुमार का पहला होगा, तो उन पर कितना दबाव बन सकता है? ये तमाम बातें आपके जरिए समझना चाहता हूं। राहुल गांधी के खिलाफ एक एफआईआर दाखिल होनी चाहिए कि वो देश को बरगला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का अपमान कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था का, और महाराष्ट्र के चुने हुए प्रतिनिधियों की विश्वसनीयता पर संदेह व्यक्त करके उनको जनता की आंखों के सामने गिरा रहे हैं और उनमें कामठी भी शामिल है। तो राहुल गांधी को जेल होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि ये सरकार राहुल गांधी से हिल गई है। राहुल गांधी ने जितनी चीजें कही है अभी महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद से, वो लगातार कह रहे हैं। ये राहुल गांधी का नया ऑफेंसिव है, नया आक्रमण है। राहुल गांधी के आलेख ने जो इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ और उसका ट्रांसलेशन हिंदी में जो जारी हुआ और अब करोड़ों लोगों तक जा रहा है, उससे ये हुकूमत पागल हुई है। इस लिखे का एक जबरदस्त असर हुआ है। बिहार में ये लोग धांधली नहीं कर पाएंगे। ये लोग बिहार को या तो जानते नहीं हैं या बिहार को जानते हैं तो इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। इस देश में सत्ताओं को बदलने की शुरुआत बिहार से हुई है। बीजेपी के लिए विधानसभा का चुनाव जीतना बहुत जरूरी था। अगर नहीं जीतती तो आरएसएस की बुरी तरह भद दौड़ जाती है। उसके 100 साल का जो जश्न मन रहा है वो तबाह हो जाता।
राहुल गांधी ने जो आंकड़े दिए हैं कि 2019 के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत वोटर बढ़े, उतने वोटर बढ़ गए, उसके बावजूद एनडीए का सफाया हो गया महाराष्ट्र में। तो उनको लगा कि केवल इतने वोटर बढ़ने से काम नहीं चलेगा। ये जो वोटिंग का जो पूरा पैटर्न है 5 बजे के बाद का, अगर इस पैटर्न को आप मध्य प्रदेश में देखें, एग्जैक्टली वही पैटर्न है कि 5 बजे के बाद, समय खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। तो ये जो पूरा मामला है वो ये है कि ये अब रुकने वाला नहीं है। हमको केवल एक चीज पूछना है आपके डीबी लाइव के माध्यम से कि क्या शरद पवार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से राहुल गांधी के इस आर्टिकल को शेयर करेंगे क्या? क्या सुप्रिया सुले शेयर करेंगी क्या? क्या उद्धव ठाकरे शेयर करेंगे क्या? महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी क्या भूमिका है जो राहुल गांधी ने मुद्दे उठाए उसको लेकर? राहुल गांधी ने न सिर्फ इलेक्शन कमीशन को, फडणवीस सरकार को, केंद्र सरकार को भी खड़ा कर दिया ना उन्होंने कि आपने इलेक्शन कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे आपने अगर 2 लोग चुन लिए गए, एक कैबिनेट मिनिस्टर है और एक प्रधानमंत्री है, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन का तो कोई लेना देना ही नहीं है। अधीर रंजन चौधरी को तो उस समय आपने बुलाया भी हो तो उनको पता ही नहीं चला। अगर अधीर रंजन चौधरी आज भी लीडर ऑफ अपोजिशन बने होते तो आप सोचिए कि कांग्रेस का क्या होता। ये राहुल गांधी का मुंह नहीं बंद कर पाएंगे। ये जो आर्टिकल है, एक जो चीज इसमें से साफ हुई है राजीव जी, वो ये हुई है कि ये राहुल गांधी की नई स्ट्रेटेजी है। वो नई स्ट्रेटेजी ये कि राहुल गांधी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो इंडियन एक्सप्रेस उसको डबल कॉलम 3 कॉलम किसी अंदर के पन्ने पे फेंक देता, इतना डर है। राहुल गांधी ने आर्टिकल लिखा और इंडियन एक्सप्रेस को भेज दिया। अब इंडियन एक्सप्रेस को छापना है क्योंकि वो बीजेपी के लोगों के आर्टिकल छापता है। और वो जो सरकारी लोग हैं, सरकारी मीडिया वाले जो गोदी मीडिया के लोग हैं, उनके आर्टिकल छापता है प्रमुखता से। तो राहुल का भी छापना पड़ेगा। आप देखिए कि जब से सोशल मीडिया पर ये आर्टिकल शेयर हुआ है और हिंदी में शेयर हुआ है जी, आप देखिए इसकी रीच देखिए कहां कहां पहुंच गई है। हर आदमी शेयर कर रहा है। तो ये जो हो रहा है ये अकेले आदमी लड़ रहा है। ये जो पूरी लड़ाई है, और कांग्रेस के जो लोग हैं उनको भी दिग्विजय सिंह ने शेयर किया अपने सोशल मीडिया हैंडल से। देश के जितने भी कांग्रेसी हैं, 8 करोड़ ही हों चाहे या 7 करोड़ हों या 5 करोड़ हों, अगर 5 करोड़ कांग्रेस के वर्कर्स व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर
तमाम जगह इन आर्टिकल्स को शेयर करते हैं, जनता के बीच पहुंचाते हैं, तो वो घर घर पहुंच जाएगा। इसमें बिल्कुल साफ लिखा है, उन्होंने जो पॉइंट्स लिखे हैं उसमें कोई अलजबरा नहीं है, उसमें कोई ज्योमेट्री भी नहीं है। वो तो बहुत बिल्कुल कि जितने आपके एडल्ट वोटर्स नहीं उससे ज्यादा वोट कैसे पड़ गए बताइए आप। केवल एक ही चीज का जवाब दे दें कि भाई जितने आपके रजिस्टर्ड वोटर्स नहीं हैं वो उससे ज्यादा वोट कैसे पड़ गए, ये बता दें। घबरा गए फडणवीस साहब को बोलते हुए, सुनिए आप, वो घबरा गए, आवाज नहीं निकल रही है उनकी, और सारे के सारे लोग पिल पड़े हैं राहुल गांधी, पूरी की पूरी, जिसको कहते हैं ना, मतलब ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो राहुल गांधी ने ऑपरेशन महाराष्ट्र चलाया है, ये ऑपरेशन फर्जीवाड़ा एक्सपोज किया है, उसने हिला दिया, इनके बुनियादों को हिला दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। दोबारा आता हूं, ये एक गंभीर मसला है जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और राहुल गांधी के इस आलेख को आज प्रकाशित करने का मायने, मतलब वो समझने की कोशिश, और इससे आगे आने वाले समय में एक सबसे बड़ी चीज़ अमलेंदु जी, कि क्या यहाँ से हम बिहार के चुनाव को ट्रांसपेरेंट हालत में जाते हुए देखेंगे, यानी पारदर्शी तरीके से वहाँ चुनाव होगा, ये भी एक सवाल उठता है। और क्योंकि एक दबाव, अगर विपक्ष के नेता राहुल गांधी, और जैसा यहाँ श्रवणगर साहब कह रहे हैं कि अगर 8 करोड़ 7 करोड़ जितने भी कांग्रेस के वर्कर्स हैं वही अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इसको शेयर कर दें, तो बहुत दूर तक ये बात जा सकती है। बहुत सारे मामले यहाँ चल रहे थे, नरेंद्र सरेंडर का मामला चल रहा था, और भी बहुत कुछ, और उन सब के बीच आज अचानक इलेक्शन कमीशन का मामला क्यों आया सामने, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के ज़रिए। ये और आगे हम थोड़ा विस्तार में जाएंगे, जब राहुल जी के पास आएंगे, प्रोफेसर रविकांत जी के पास आएंगे, तब भी आपसे भी समझना चाहता हूँ कि इस वक्त इसका मायने क्या है। और दूसरी चीज़, क्या आपको लगता है कि बिहार चुनाव की तैयारियाँ अब आज के इस आलेख से, राहुल गांधी के आलेख से थोड़ा और जोर पकड़ेगी? कल ही बिहार से लौट के आए हैं राहुल गांधी, कल आए हैं और आज ये आलेख दे दिया। असल में भारतीय जनता पार्टी का शायद सोचना ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से रोज रोज सिंदूर बदल रहे हैं, कभी उनकी रगों में दौड़ता है, कभी सिंदूर का पौधा लगाते हैं, तो शायद उस सिंदूर के जरिए वो बिहार चुनाव में जो धांधलियां होंगी वो उसके नीचे दब जाएंगी, बताया जाएगा ये सिंदूर की वजह से जीत गए हैं चुनाव। राहुल गांधी ने ये रणनीति जो भारतीय जनता पार्टी की ताड़ ली कि ये गड़बड़ियां करेंगे और गड़बड़ियों को बताएंगे कि सब ऑपरेशन सिंदूर की वजह से तो जीत गई भारतीय जनता पार्टी वहां, और वहां उन्होंने चुनाव बिहार में जीत लिया। तो राहुल गांधी ने उससे पहले ही जो है, जो कैविएट दाखिल करना होता है ना सुप्रीम कोर्ट में, वो कैविएट दाखिल कर दी है कि महाराज आप ऑपरेशन सिंदूर की बात भूल जाइए, उस पर तो आपको घेर ही रहे हैं, आपने क्या किया क्या नहीं किया, और मोदी जी ने कैसे सीजफायर कराया, वो नरेंद्र सरेंडर निकला। लेकिन असली घपले जो आपके हैं उन पे हमारी नजर है, और आपको हम इतनी आसानी से वो घपले करने नहीं देंगे, ये एक तरीके से उन्होंने संकेत दे दिया है। दूसरा, जिस तरीके से राजीव जी जवाब दिया चुनाव आयोग ने, और चुनाव आयोग के जवाब में जो राहुल गांधी ने जवाब दिया वो ये बता दिया चुनाव आयोग को कि आपकी जो बदमाशियां जो पहले उन्होंने इस्तेमाल भी किया है, कि हमने जो पहले चुनाव आयोग को कुछ कहा तो या तो उसकी चुप्पी रही या उसने आक्रामक तरीके से हमको जवाब दिया। अपने लेखन में लिखा है राहुल गांधी ने। तो ये जो आक्रामकता चुनाव आयोग दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये आक्रामकता काम आने वाली नहीं है, क्योंकि विपक्ष आपसे ज्यादा आक्रामक है। ये गड़बड़ियां पकड़ी जा चुकी हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की दुरभिसंधि होती है और किस तरीके से मैनिपुलेशन होता है, ये राहुल गांधी ने संकेत दे दिया। दूसरा, राहुल गांधी ने अपने लेख को साझा करते हुए सोनिया गांधी जब ट्वीट किया तो उन्होंने उसके साथ लिखा भी कि ये बिहार में भी ये करेंगे और बिहार के साथ साथ आने वाले चुनाव जहां बीजेपी हारेगी वहां भी ये करेंगे, ये भी उन्होंने संकेत दे दिया। तो यानी राहुल गांधी की तैयारी पूरी है कि हम बिहार में या बंगाल में आपको ये सब नहीं करने देंगे जो आपने महाराष्ट्र में किया। हरियाणा के समय ही राजीव जी अगर जैसे कह दिया था कांग्रेस ने कि हम इसको स्वीकार नहीं करते, जो जनादेश आया है हरियाणा का, इसको स्वीकार नहीं करते, लेकिन उसको लेकर अगर जिस तरीके से
महाराष्ट्र में आगे बढ़े हैं, उस तरीके से अगर हरियाणा के चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस इसी तरीके से आगे बढ़ती तो हमारा महाराष्ट्र में भी ये चीजें तो की जा सकती थी। जो कांग्रेस को समझ में आ गया है कि ये चीजें सब जगह हुई हैं और इस पर अब काम करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो ये राहुल गांधी का एक तो इसका यह राजनीति। दूसरा, अगर चुनाव आयोग पाक साफ है एकदम बिल्कुल सही तरीके से चुनाव कराया है, तो राहुल गांधी जो मांग रहे हैं कि भाई 5 बजे के बाद आपने जो वोटिंग कराया है उसकी सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए। तो चुनाव आयोग को दिक्कत क्या है इसमें? अगर ईमानदार है चुनाव आयोग और 5 बजे के बाद राजीव की लंबी लंबी लाइनें लगी रही हैं, 5 बजे के बाद अगर 1,000 वोट एक बूथ पर पड़ा है, जो कि 10 घंटे में एक बूथ पर पड़ता है, इसमें मतलब 10 घंटे लाइन लगी रही होगी। 5 बजे के बाद जो फिर 12 बजे तक लाइन लगी रही होगी 2 बजे तक, तो वो आपको सीसीटीवी फुटेज देने में दिक्कत क्या है? लेकिन चुनाव आयोग ने देने से इनकार कर दिया है। और राजीव जी, ये मसला बॉम्बे हाईकोर्ट में भी पड़ा हुआ है। प्रकाश अंबेडकर ने याचिका डाली है, उस पर बॉम्बे हाईकोर्ट आदेश दे चुका है चुनाव आयोग को कि आप ये सारी चीजें याचिकाकर्ता यानी प्रकाश अंबेडकर को दीजिए और कोर्ट में दाखिल कराइए। चुनाव आयोग ने अभी तक दाखिल नहीं कराया और राहुल गांधी ने ये बात कही भी है कि जब हमने सबूत मांगे, ये चीजें मांगी, तो उन्होंने नियम ही बदल दिए, धारा को परिवर्तन कर दिया। ये उन्होंने राहुल गांधी ने लिखा है। उनके अब राजीव अब इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी की तैयारी पूरी है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर अगर कुछ करना चाहेंगे तो उनको हम बिहार में इतनी आसानी से नहीं करने देंगे और कदम कदम पर इनको बेनकाब करेंगे और उसके इंतजाम हम करेंगे। जी। प्रोफेसर रविकांत जी, क्या ये मामला बिहार चुनाव से पहले अपनी तैयारी और सजगता के रूप में देखा जाए क्या, कि सतर्क कितने हैं राहुल गांधी या विपक्ष? लेकिन एक बात यह भी है, क्या सतर्कता सिर्फ राहुल गांधी की तरफ से आनी चाहिए? जैसे श्रवण गर्ग साहब कह रहे थे कि क्या राहुल गांधी के इस आलेख को दूसरे दलों के, जो इंडिया गठबंधन के दूसरे दल हैं और खासकर जो महाराष्ट्र के दल हैं, महाविकास अघाड़ी के, वो शेयर करेंगे? हमने तो अभी नहीं देखा। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों दलों के जो दोनों अलग अलग दल हैं, शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत और इधर सुप्रिया सुले, दोनों बैठे हुए थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, राहुल गांधी ने किया था। तो क्या ये पहले से बिहार चुनाव को लेकर तैयारी और बिहार से आने के बाद इस आलेख को, आप इसको किस रूप में देखते हैं? इस आलेख को प्रकाशित करना पूरा बिहार से फोकस किया करके रखा है क्या? देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी का जो लेख है वो बहुत तात्कालिक रूप से नहीं लिखा गया है कि राहुल गांधी ने अचानक कल लिखा हो और आज उसको दे दिया। ये सारे आंकड़े राहुल गांधी के पास पहले से थे, लेकिन लेख के रूप में कब इसको प्रकाशित होने के लिए देना है, इसकी पूरी टाइमिंग राहुल गांधी के पास है। राहुल गांधी कल 6वीं बार, 5 महीने के भीतर 6वीं बार बिहार गए थे और बिहार में जिस तरीके से उन्होंने बिसात बिछाई है इस बार, नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं, तो नीतीश कुमार का जो वोटर है, जो वोट बैंक है, उसको साधने के लिए, और राहुल ये पुराना कांग्रेस का वोटर है, वो अति पिछड़ा समाज या नॉन पासवान समाज, उसको आकर्षित करने के लिए और इस देश की सत्ता की सच्चाई को दिखाने के लिए बहुत एग्रेसिव होकर कि राहुल गांधी जिस तरीके से इस देश में राजनीति कर रहे हैं, मैं बार बार कहता हूं कि वो इकलौते हैं जो बहुत एग्रेसिव होकर के सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, संविधान और लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं। वो ये धार आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और इसीलिए गर्ग साहब ने जो कहा कि इस लेख को क्या वो इंडिया अलायंस के लोग शेयर करेंगे, ऑब्वियस है करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने सारे आंकड़े दिए हैं। अब इससे अगर ये शेयर होता, क्या अखिलेश यादव को नहीं करना चाहिए, तेजस्वी को नहीं करना चाहिए, या गर्ग साहब ने जिनके नाम लिए हैं उनको नहीं करना चाहिए? ऑब्वियस है करना चाहिए, क्योंकि सवाल लोकतंत्र को बचाने का है, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता का सवाल है। ये चुनाव हारने और जीतने भर का मामला नहीं है। इस देश में जो नागरिकता बोध पैदा हुआ था पिछले 70-75 साल में, क्या उस नागरिकता बोध को यूं ही खत्म हो जाने दिया जाएगा? अब आप सोचिए आजादी के बाद के हालातों को, संविधान
सभा में जो चर्चा हो रही है, क्यों डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू इस बात पर सहमत हैं कि नहीं साहब, आदिवासी हो, वो अनपढ़ लोग हो, किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, महिलाएं हो, क्योंकि जिस यूरोप में ये आधुनिक लोकतंत्र आया वहां पे महिलाओं को बहुत बाद में मताधिकार मिला, लेकिन इस देश में सभी को बराबर का ये अधिकार मिला, जिसके जरिए भारत एक अनूठा लोकतंत्र बनकर के दुनिया के सामने आया, जिसके बिखरने की संभावना है। यहां तक कि ऐलान दुनिया के तमाम बुद्धिजीवियों ने कर दिया था। वो लोकतंत्र आज यहां तक पहुंचा है और जिसको लेकर के हमको बड़ा गर्व है, पूरे देश के लोगों को गर्व। लेकिन कौन इसको धीरे धीरे छलनी कर रहा है? मोदी जी जब आए थे, ऑब्वियस है कि उनकी निगाह में ये सब था। वो तो जिस विरासत से आते हैं उनको लोकतंत्र ही नहीं पसंद है, उनको ये संविधान नहीं पसंद है। वो आरएसएस जिसने तीसरे दिन ही संविधान को नापसंद किया था, खारिज कर दिया था। आरएसएस तो अभी तक कहता है कि सब लोकतंत्र ठीक नहीं, चुनाव होना ठीक नहीं है। मान लीजिए एक अधिपति है और एक नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री, हमेशा के लिए उनको साबित कर दी। तो राहुल गांधी की ये जो तैयारी है वो सिर्फ चुनाव की हार जीत के लिए नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने और संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए। चुनाव आयोग को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए था और राहुल गांधी के इन आरोपों का संज्ञान में लेकर के बाकायदा उनका जवाब देना चाहिए था। और कहीं अगर चूक हुई है तो पूरे देश के सामने उस चूक को स्वीकार करते हुए आगे ऐसा नहीं होगा, ये आश्वस्त करना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र किसी की बपौती नहीं है, ये लोकतंत्र इस देश के नागरिकों का है। तो उनको आश्वस्त करना ये बेहद जरूरी है और राहुल गांधी अपनी उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन मैंने कई बार कहा, आज फिर दोहरा रहा हूं कि राहुल गांधी ने 2025 को, ये वो साल है जब आरएसएस इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को ध्वस्त करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता। उसी साल राहुल गांधी ने कांग्रेस की वापसी और सत्ता में बदलाव का यह साल बना लिया है, संगठन को मजबूत करने का। और आप देखिए राहुल गांधी की सारी तैयारी, आप देखिए राहुल गांधी ऐसे, अभी 2-3 नियुक्तियां हुई हैं, उनको आप देखिए, राजेंद्र पाल गौतम को देखिए, अनिल जयहिंद को देखिए, ये सारे एक्टिविस्ट लोग हैं। ऐसे लगता है कि जो मनुवाद की धीरे कांग्रेस के भीतर जो भरे लोग थे, उनको अब सफाया करने के लिए राहुल गांधी पूरे तरीके से तैयार है। धीरे धीरे वो तो कह ही चुके हैं कि आप धीरे से निकल जाओ तो अच्छा है, वरना लंगड़े घोड़े के साथ क्या किया जाता है वो हम नहीं करना चाहते। तो राहुल गांधी की तैयारी उस स्तर पर है, क्योंकि जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक ये सिस्टम भी दुरुस्त नहीं हो सकता। और सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए सिस्टम को ठोकर भी लगानी पड़ेगी, सिस्टम को ठोकना भी पड़ेगा। और उस पर जो प्रतिक्रिया है वो ये बताती है कि दाल में बहुत कुछ काला है। इतनी मिर्ची काहे को लग रही है साहब? बता देना कि हाँ ये है। जो उन्होंने कहा कि ये केस स्टडी है, आप स्पष्ट कर दीजिए कि नहीं राहुल गांधी जी, जो आप कह रहे हैं हमारे पास ये आंकड़े हैं, आप इसको दुरुस्त कर लें और हम देश के नागरिकों के सामने हम जिम्मेदार हैं, हम ये पेश करना चाहते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी की टाइमिंग जो है वो बिहार चुनाव में जो संभावित धांधली है उस पर एक बड़ा अंकुश लगाती है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। अब आपकी वोटर लिस्ट आएगी, 5 बजे के बाद जो आपकी वोटिंग होगी, लोग तो उस पर सवाल खड़े करेंगे। तो ये बेहद चुस्त और दुरुस्त राहुल गांधी, मैंने कहा ना कि अब बदलाव के लिए, अभी तक तो उन्होंने 2024 तक जो किया था कि देश को कैसे उस मोड में वापस लाया जाए जो नफरत है, और इस देश के लोगों ने नफरत को छोड़ दिया राजीव जी, ये हमारे लिए बहुत संतोषप्रद बात है। अब केवल और केवल एक सिस्टम बचा है जो मुसलमानों पर हमला कर रहा है, जो दलितों पर हमला कर रहा है, लेकिन इस देश के लोग अब उस नफरत को छोड़ रहे हैं। आपको पिछले 1 साल के भीतर मुझे नहीं लगता कोई ऐसी घटना आई होगी जिसमें आम लोग इन्वॉल्व हो किसी मुस्लिम की लिंचिंग करने। अब केवल वो बुलडोजर, कहीं गोरक्षा, कहीं बजरंग दल, यही लोग बचे हैं। और ये राहुल गांधी की अपनी मेहनत है
कि देश को वो उस पटरी पर लेकर के आए हैं, लोगों को उस मानसिक धरातल पर लेकर के आए हैं जहां से अब पुनर्वापसी उस संवैधानिक तंत्र की और लोकतंत्र की और नागरिकता बोध की होगी, और यही सुखद होगा आने वाले वक्त में। राजीव जी जी, गंभीर बातें हो रही हैं। राहुल देव जी, आपके पास आऊं। एक सबूत छिपाने की कोशिश, जो 5 पॉइंट लिखे हैं राहुल गांधी, उसमें एक बहुत गंभीर सवाल यहाँ उठाते हुए लिख रहे हैं राहुल गांधी कि चुनाव आयोग ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब या तो चुप्पी से दिया या फिर आक्रामक रवैया अपनाकर। हालांकि दोस्तों, आप लोग इस आलेख को पढ़ चुके होंगे, फिर भी यहाँ थोड़ा सा दोहराना ज़रूरी है क्योंकि इससे हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। और यहाँ राहुल गांधी लिख रहे हैं कि उसने चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों की फोटो सहित मतदाता सूची सार्वजनिक करने की मांग सीधे खारिज कर दी। इससे भी गंभीर बात यह रही कि विधानसभा चुनाव के 1 माह बाद जब एक हाई कोर्ट ने आयोग को मतदान केंद्रों की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज साझा करने का निर्देश दिया, तो केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से सलाह के बाद निर्वाचन संचालन संबंधी नियम 1961 की धारा 93(2)(a) में बदलाव कर दिया। इसके जरिए सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स तक पहुंच सीमित कर दी गई। ये बदलाव और इसका समय दोनों ही बहुत कुछ कहते हैं। यहाँ सवाल एक जो शक है वो पैदा करता है, और ये बात यहाँ राहुल गांधी अपने आलेख में लिखते हैं कि आपने नियम को ही बदल दिया। दूसरी तरफ जो बात गर्ग साहब कह रहे थे कि शरद पवार या सुप्रिया सुले का उनकी एक बाइट आई है, और उन्होंने कहा है सुप्रिया सुले ने कि सुबह हम लोगों ने जब इस आर्टिकल को देखा तो मैंने शरद पवार जी से इस पर चर्चा भी की है। उस बाइट को सुन लेते हैं, ज़रूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट पहलू है कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं इसी गठबंधन के। सुनिए जरा सुप्रिया सुले को। सकाळी आदरणीय पवार साहेबांनी यांनी दोघांनीही तो लेखही वाचला, त्याच्यावर आपली चर्चाही झाली, आणि काँग्रेस पक्ष हा इलेक्शन कमिशनकडेही जाऊन आलेला आहे। ही माहिती इलेक्शन कमिशनकडे दिलेलीही आहे आणि त्याची पारदर्शकपणे इन्क्वायरी व्हावी अशी मागणी काँग्रेस पक्षाने केलेली आहे। त्याच्यामुळे आम्ही वाट बघतोय की इलेक्शन कमिशन काय उत्तर देईल। इलेक्शन कमीशन का पक्ष का इंतज़ार ये लगभग 12 बजे का है। इनका ये फुटेज सुबह और उस समय इनका कहना था कि हमने शरद पवार जी से बात की है और इलेक्शन कमीशन के पक्ष का हमको इंतज़ार है, कांग्रेस का जो पक्ष है उसको हमने देख लिया है। ये बात यहाँ रखते हुए सुप्रिया सुले, यानी चर्चा उधर भी है, सिर्फ जानकारी के लिए, ये मैं ज़्यादा इस पर कोई बात करने के लिए नहीं। लेकिन राहुल देव जी, आपके पास आना चाहता हूँ। जो महत्वपूर्ण सवाल यही है कि एक तो टाइमिंग जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, दूसरा राहुल गांधी जब इस मसले को यहाँ उठा रहे हैं जिसमें सीधा आरोप चुनाव आयोग पे और बहुत प्रमाण के साथ दे रहे हैं। सवाल मेरा वही है जो पीछे हम लोग जिस पे चर्चा कर रहे हैं, जब वो रख रहे हैं तो इसका कितना असर आने वाले चुनावों पर पड़ सकता है। और जो बात श्रवण गर्ग साहब कह रहे थे कि अगर सब कुछ सही है जो ऐसा चुनाव आयोग कह रहा है, तो क्यों नहीं राहुल गांधी के ऊपर FIR होना चाहिए, क्यों नहीं राहुल गांधी को के ऊपर केस दर्ज करना चाहिए। और अगर गलत हैं राहुल गांधी तब और सही हैं तो फिर चुनाव आयोग, आखिर ये बात तो आनी चाहिए ना राहुल देव जी की, आखिर झूठ बोल कौन रहा है, चुनाव आयोग या राहुल गांधी? बिल्कुल, मैं समझता हूँ यहाँ जितने लोग मौजूद हैं वो श्रवण जी से सहमत होंगे कि तुरंत उनके ऊपर FIR होनी चाहिए और जो भी कड़ी सजा हो वो उनको मिलनी चाहिए। अगर ये सिद्ध हो जाए कि उन्होंने जो कहा है वो गलत है और झूठ है, तो अब अगर इसको सत्तारूढ़ दल एक चुनौती के रूप में ले ले तो बहुत ही अच्छा होगा। हम लोगों को भी पता, ज्ञान थोड़ा हम लोगों को भी मिल जाएगा कि भाई क्या, किसको हम क्या समझें, कैसे देखें। लेकिन खैर ये तो देखिए, मैं समझता हूँ कि इस समय जैसा श्रवण जी ने कहा और अमलेंदु ने भी, कि अब जो गैर भाजपा पार्टियां हैं या खासतौर पर जो इंडिया दल के सदस्य हैं, उनका अपना व्यवहार बहुत ध्यान से हमें देखना होगा और देश को भी देखना होगा। अब ये उनकी जिम्मेदारी है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तो जिम्मेदारी है ही कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, लेकिन जो अभी भी अपने को इंडिया गठबंधन का सदस्य मानते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है? उनकी भी यही जिम्मेदारी है। और अपना स्वर केवल आगे बढ़ाएं, ये नहीं केवल राहुल गांधी की बात को आगे वो फॉरवर्ड कर दें, ये काफ़ी नहीं है। वो अपनी समझ भी व्यक्त करें, अपनी बात इस पर रखें
और अपने दृष्टिकोण सामने रखें। अभी हमने सुना सुप्रिया को, तो हमें मालूम है कि सुप्रिया और मतलब एनसीपी, इनकी जो शरद पवार जो गुट है, वो अजीत पवार के साथ उनकी पिछले कुछ दिनों में उनकी एक मैत्री बढ़ने लगी है। दोनों अजीत पवार और शरद पवार का कई मंचों और अवसरों और कार्यक्रमों में एक साथ दिखना बढ़ने लगा है और ऐसी मुगाहट है कि वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र में निश्चय ही नए तरह के समीकरण बन रहे हैं, उनका पूरा रूप थोड़े दिनों में हमारे सामने आएगा। शरद पवार की बात में एक हमेशा एक वजन होता है और मायने होता है, और देश में बड़ी संख्या में लोग ये जानना चाहते हैं कि वो किस मसले पर क्या कह रहे हैं। तो ये हमें भी इंतजार होगा, मुझे भी इंतजार होगा कि अब चुनाव आयोग का भी पक्ष आ गया है, तो कल कम से कम हम उम्मीद करेंगे कि शरद पवार और सुप्रिया, मुख्यतः शरद पवार, अपना रुख इस पर स्पष्ट करें। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इन लोगों से अपेक्षाएं वो भी जाहिर हैं कि उनसे अपेक्षित है कि इसको वो आगे बढ़ाएं। इस एक लेख में कई सवाल निकल रहे हैं, कुछ दो जो बिहार चुनाव को दृष्टि में रख के बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ आगे की पूरी सारे चुनावों के लिए महत्वपूर्ण है। और एक जो राहुल गांधी ने अंतिम जो उन्होंने कहा है, जो आपने 5वां बिंदु पढ़ा जी, कि जैसे हमने पहले चर्चा की थी कि किस तरह चुनाव आयुक्त उनके चयन की जो 3 सदस्यीय समिति थी उसमें जो बदलाव किया गया, इस सरकार ने किया, और मुख्य न्यायाधीश को हटाकर मंत्री को रखा, उसमें उसकी नीयत अपने आप में ही एकदम स्पष्ट है, कोई विस्तार की जरूरत ही नहीं। सीसीटीवी के मामले में जो हाईकोर्ट का आदेश था उसको बदलने के लिए, निरस्त करने के लिए इसी सरकार ने उस पूरे कानून को ही बदल दिया और अब उसको गैर जरूरी बता दिया। यही सरकार है जो, चाहे वो जन सुरक्षा का मामला हो, कहीं भी पारदर्शिता का मामला हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, कहती है कि भाई हर जगह अधिक से अधिक सीसीटीवी लगाए जाने चाहिए ताकि तथ्य लोगों के सामने आ जाएं। वही सरकार लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी, उसके मर्म, उसके प्राण को शक्ति देने वाली जो चीज है चुनाव, उसमें सीसीटीवी के इस्तेमाल पर रोक लगाना चाहती है, उसको बाहर लाने पे रोक लगाना चाहती है। तो इस पे कोई बहस की इसमें भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नीयत बहुत साफ है। यह केवल एक बिहार चुनाव का मसला नहीं है, ये तो आगे हर चुनाव के लिए बात लागू होगी कि भाई सीसीटीवी फिर आप लगा क्यों रहे वहां पर। जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है सारे बूथ में, अगर उनको केवल चुनाव आयोग के बक्सों में ही बंद हो जाना है और आप बाहर उसकी समीक्षा के लिए, स्क्रूटनी के लिए, लोगों के लिए, पार्टियों के लिए उसको खोलेंगे नहीं, उपलब्ध नहीं कराएंगे, तो उसका मतलब क्या है? आप उनको ना लगाइए। तो ये साफ बता रहा है कि भाई ये सरकार नहीं चाहती कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता आए और बढ़े। अब ये मैं समझता हूँ एक ऐसा मसला है जिसको लेकर मुझे कानूनी जानकारी नहीं है, शायद यहाँ पर हो हमारे मित्रों को, कि इस जो चुनाव बदला गया, जो नियम बदला गया, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई इसको लेकर गया है कि नहीं, उसकी संवैधानिकता पर सवाल उठाए गए हैं कि नहीं। अमलेंदु को शायद मालूम हो, वो कह रहे हैं, उनसे लग रहा है कि उठाया गया है। तो अब देखना होगा कि अब इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है। अब मैं सुप्रीम कोर्ट पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, और आगे जिस तरह की उसकी भूमिका रहने वाली है, उसके जो अनुमान हम सब लोगों के लगे हैं, लोगों को, व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए, उस पर अब कुछ कहने की फिलहाल ये मैं समझता हूँ समय नहीं है। लेकिन जब एक तय हो जाए चीज, एक सरकार, इतनी शक्तिशाली सरकार ये तय कर ले कि उसे पारदर्शिता नहीं लानी है, उसे अपने विपक्ष में जाने वाली बात या अपने हित के विपरीत जाने वाले किसी भी कानून को नहीं मानना है, किसी संस्था को नहीं मानना है, और अपना हित साधने के लिए उसे देश की हर पवित्रतम संवैधानिक उच्चतम संस्था को कॉम्प्रोमाइज्ड बनाना है, उसको, उसकी स्वायत्त को घटाना है या मिटाना है, तो फिर बहुत कम गुंजाइश रह जाती है इसको रोकने के लिए, जब तक विपक्ष अपने आप में बहुत सशक्त ना हो। अभी विपक्ष और पक्ष के बीच में, सत्ता के बीच में इतनी दूरी है कि, और उनमें आपस में इतना बिखराव है, जिसका एक अंदाज हमें बिहार में भी लग जाएगा
कि उसको देखते हुए इस सरकार के पास उसको कोई जरूरत महसूस नहीं होती कि वो न्याय की बात करते हुए औचित्य के काम करते हुए दिखे भी, क्योंकि उसके अब एक बहुत बड़ी संख्या, एक तरफ उसके साथ बिल्कुल एकजुट है लोग, उसका जो एक वोट बैंक है, दूसरे विपक्ष बटा हुआ, पहले तो पार्टियां आपस में बटी हुई हैं उसके, और मतदाता भी बटे हुए। तो इसी एक मुद्दे को अगर गंभीरता से विपक्ष ले तो इस पर एक नए सिरे से इंडिया गठबंधन में आंतरिक मजबूती और एकजुटता लाई जा सकती है। ये एक स्वर उसका दिखने लगे, लोगों तक पहुंचे, ये किया जा सकता है। और मैं समझता हूं कि बिहार की, इस देश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए अगर ऐसा हो पाता है, अभी जो 4-5 महीने का समय है, तो ये देश के लिए और हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। करते हैं कि नहीं लोग करते हैं, ये अब हम सब देखना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गर्ग साहब, आपके पास जरा आना चाहता हूं। और चुनाव आयोग ने जिस हड़बड़ी से बिना सिग्नेचर वाला जो 2 पन्ने का जो अपना स्पष्टीकरण दिया है इस आलेख पे, और जिसमें साफ साफ कहा है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा फैलाई गई कोई भी गलत सूचना न केवल कानून के प्रति अनादर का प्रतीक है, बल्कि इससे उनके राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों की भी बदनामी होती है और लाखों चुनाव कर्मियों का मनोबल भी गिरता है, जो चुनावों के दौरान अथक और पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। मतदाताओं द्वारा किसी भी प्रतिकूल फैसले के बाद यह कहकर चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश करना पूरी तरह बेतुका है। ये बात यहाँ पर, उसके बाद अलग अलग पॉइंट में, ये 4-5 पॉइंट में यहाँ पर चुनाव आयोग ने भी अपनी बात रखी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी हड़बड़ी में चुनाव आयोग का जवाब आने का मतलब क्या है। और फिर आपके उसी जहां से आपने शुरुआत की थी, मैं वहीं फिर आता हूं कि अगर आप ये सारी बातें लिख रहे हैं, अब जरा आपके सवाल, आपके पहले सेंटेंस में राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, उसी से आपका जवाब चाहता हूं कि आखिर यहां पर चुनाव आयोग अभी तक किसी भी ढंग का राहुल गांधी के ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक स्वायत्त संस्था को राहुल गांधी बदनाम कर रहे हैं, तो आखिर चुनाव आयोग क्यों नहीं कर रहा है? और अगर नहीं कर रहा है तो फिर चुनाव आयोग के ऊपर क्या ऐसे ढेरों सवाल और नहीं दागे जाने चाहिए? है या नहीं, ये तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एक प्रक्रिया है कि उन्होंने नहीं किए होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर करे कि सारे कमिश्नर करें या कोई करे नहीं करे, हमको मान के चलना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने किया है। अब इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये कि राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस पार्टी अदालत का दरवाजा खटखटाए कि हमने ये आरोप लगाए हैं और ये जवाब हमको मिला है, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, तो हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या देश की सर्वोच्च अदालत इस मामले में इसका संज्ञान लेके इसमें अपना मार्गदर्शन दे, ये व्यवस्था दे। एक जो मुद्दा है कि इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट का, अगर मेरी याददाश्त ठीक है जी, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुझाव दिया था, आदेश नहीं दिया, सुझाव दिया था कि 3 सदस्यीय पैनल में चीफ जस्टिस को रखा जा सकता है या रखने पर विचार किया जाए या रखा जाए। उन्होंने उसको मैंडेटरी नहीं बनाया था। अब ये ओपन क्वेश्चन है कि मैं उसमें आदेशित क्यों नहीं किया। अगर चीफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप इस सुझाव पर सरकार गौर कर सकती है, सरकार ने गौर नहीं किया। हमने कहा क्यों करना, हमने कैबिनेट मिनिस्टर को बना दिया, लॉ मिनिस्टर को रख दिया।
तो हो गया, 3 लोगों के बीच में 2 का बहुमत हो गया, जो राहुल गांधी कह रहे हैं। और जैसा आपने बताया, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अपमान हुआ है चुने हुए प्रतिनिधियों का, जिन लोगों ने मेहनत की उनका हुआ है। गंभीर बात है, राहुल गांधी को कोई अधिकार नहीं है इस तरह से अपमान करने का, क्योंकि विपक्ष का नेता अगर इस तरह का अपमान कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट से एक तो इस आलेख पर प्रतिबंध लगवाना चाहिए कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन रोका जाए, इसका प्रसारण रोका जाए, और जब तक सुप्रीम कोर्ट व्यवस्था नहीं दे दे तब तक राहुल गांधी इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे, ये कहा जाए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है राजीव जी। देश के 3 राज्यों ने मोटे तौर पर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन 3 राज्यों ने एनडीए को 240 पे पटक दिया था जी। अगर आप आंकड़े उठा के देख लें। महाराष्ट्र में चुनाव जीतना जरूरी था, मैंने आपको बताया। अभी राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है 2027 में। देश में कोई संवैधानिक व्यवस्था बदलनी हो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाना हो, कुछ करना हो, संविधान बदलना, राज्यसभा में गिनती अपनी दुरुस्त करना। दूसरा, अब बिहार, उसका नंबर है। मैं इसलिए कह रहा हूं शरद पवार का, उनको पता है शरद पवार को कि इलेक्शन कमीशन क्या जवाब देगा और क्या देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। तो इलेक्शन कमीशन के जवाब का इंतजार नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो, और अब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया तो उनको कहना चाहिए जी। उद्धव ठाकरे को भी कहना चाहिए, अगर वो राज ठाकरे के साथ बातचीत कर रहे हैं उनको भी बोलना चाहिए। ये बिहार में होगा। ये राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं कि बिहार में नहीं हो और 2027 में यूपी में नहीं हो, बंगाल में तो हो नहीं पाएगा, केरल में नहीं हो पाएगा, तमिलनाडु में नहीं हो पाएगा, असम में हालत खराब है इन लोगों की, असम में कर सकते हैं जैसा आरोप है या चर्चा है। इलेक्शन कमीशन अगर चाहेगा तो कहीं भी नहीं होगा भ्रष्टाचार, उसमें क्या, ये तो सब इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए राहुल गांधी के आरोपों की, और अगर वो इस तरह से भ्रम फैला रहे हैं, देश में अराजकता पैदा कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा कर रहे हैं, एक संवैधानिक संस्था को सड़कों पर बदनाम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसमें दोनों पक्षों का मैंने आपको कहा कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए, एलाइस को क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसकी गोलियां, कैप्सूल बना के नागरिकों के गले में बांध देना चाहिए कि देखो, उनको गले में खिला देना चाहिए पानी के साथ। और दूसरा ये कि सरकार को बाध्य करना चाहिए कि वो कार्रवाई करे राहुल गांधी के खिलाफ, उनकी सदस्यता से उनको खत्म कर दी जाए पार्लियामेंट से, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए।
ऑपरेशन राहुल गांधी चलाया जाना चाहिए सरकार की तरफ से, क्योंकि जो आदमी इतनी हिम्मत कर रहा है तो वो तो एक अराजकता पैदा कर रहा है ना देश में। तो क्योंकि सरकार फिर 2029 का चुनाव कैसे लड़ेगी अगर वो इस तरह से करते रहेंगे तो। जी, एनडीए को 2029 में तो जीतना है। राहुल गांधी पर प्रतिबंध लगना चाहिए राजीव जी, मेरा ऐसा मानना है। और वो ये सरकार सक्षम है। ये हमारे हंस रहे हैं हमारे जो रविकांत जी। जी। आप उकसा रहे हैं गर साहब, आप उकसा रहे हैं, फंसा रहे हैं आप मोदी जी को। वो ऐसे ही फंसे हुए हैं अभी, अब कनाडा जा रहे हैं हालांकि। जी। इस बार भी मैं बोल दूं कनाडा जाना। जी 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 प्लीज। कि वो कनाडा जा तो रहे हैं पर क्या लेके आएंगे पता नहीं है। वहां ट्रंप उनसे मिलेंगे कि नहीं, और अगर ट्रंप ने रिपीट कर दिया मोदी जी की प्रेजेंस में कि भाई मैंने करवाया था सीज़फायर। राहुल गांधी बोल चुके हैं कि 11 बार ट्रंप बोल चुके हैं। अब तो 12 हो गया गर साहब, अब 12 हो गया। हाँ 12 हो गया ना। तब अगर कनाडा में बोल दिया उन्होंने ट्रंप ने, या मुलाकात नहीं हो पाई, या शिखर वार्ता के रेजोल्यूशन में आतंकवाद को शामिल करके पाकिस्तान की भर्त्सना नहीं हो पाई। राहुल जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ ये जोड़ रहा था कि 12 के साथ अब तो पुतिन साहब ने भी उसकी पुष्टि कर दी है, रूस ने भी पुष्टि कर दी है। परम मित्र, दो परम मित्र थे तो दो। वो ठीक है। G7 में रूस नहीं है, इसलिए मैं G7 में जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं, फ्रांस और इंग्लैंड, जर्मनी और अमेरिका और जापान और इटली और यूरोपियन यूनियन, ये तमाम हैं उसमें। भारत भी मेंबर नहीं है G7 का। उनको भारत को 2019 से बुला रहे हैं वो लोग, आमंत्रित किया जाता है। पिछले 6 सालों से मोदी जी जा रहे हैं उसमें, तो वो जाना भी चाहिए। भारत इतना, यहाँ मोदी जी का सवाल नहीं है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, भारत का प्रतिनिधित्व 100% होना चाहिए। इतना बड़ा देश, इतना डेमोक्रेटिक देश, 140 करोड़ लोगों का देश, तो भारत का प्रतिनिधित्व तो बहुत जरूरी है वहां। अगर मोदी जी को नहीं बुलाते तो एक परंपरा बन जाती है कि भारत को इग्नोर किया जा सकता है। तो मोदी जी तो मान लीजिए कि अगली बार नहीं बने प्रधानमंत्री, पर अगला प्रधानमंत्री भी को भी अगर ये इस तरह से लटका के रखें G7 वाले, तो वो नहीं चलेगा जी। ये भारत का अपमान है कि हमारे प्रधानमंत्री को नहीं बुलाना। हालांकि अब वहां बहुत कनाडा के प्रधानमंत्री का बहुत विरोध हो रहा है जी, बहुत उसको लेकर तूफान मचा हुआ है और वो सफाई देते फिर रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया गर साहब, इस चर्चा को अब यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया राहुल देव जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रविकांत जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत गंभीर मसला और राहुल गांधी का एक आलेख, ये आलेख भारत के कई भाषाओं में अलग अलग अखबारों में छापा गया है। अंग्रेजी का एक अखबार इंडियन एक्सप्रेस, उसके अलावा हिंदी के कई अखबारों में और मराठी में और गुजराती में, अलग अलग भाषाओं में, कई भाषाओं में इस आलेख को छापा गया और इससे सोशल मीडिया पर अलग अलग ढंग से इसे प्रसारित किया जा रहा है, चाहे कोई इसके पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। सत्ता पक्ष के लोग भी और सत्ता पक्ष के खिलाफ वाले लोग यानी विपक्ष के लोग भी इस आलेख की चर्चा आज दिन भर कर रहे हैं। और सेंटर पॉइंट में चुनाव आयोग है और ईवीएम को लेकर दोस्तों आप हमेशा कहते हैं कि उस पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए